प्रश्नहीन सांख्य मत के अनुसार प्रकृति के स्वरूप और उसके विकास की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर उस प्रकार दिया जा सकता है। सांख्य दर्शन की द्वैतवादी विचारधारा में पुरुष के अतिरिक्त द्वितीय मूल तत्व अव्यक्त प्रकृति है, जो विश्व का मूल कारण है। सांख्य दर्शन विश्व के मूल कारण की खोज के प्रयास में प्रकृति की सत्ता का अनुमान करता है। यह प्रकृति पुरुष का विरुद्ध धर्मी है। यह चेतना स्वरूप त्रिगुणातीत एवं उदासीन पुरुष के विपरीत है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति के 3 संघटक तत्व। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। सामान्यतः गुण शब्द का जो अर्थ किया जाता है, उस अर्थ में सत्व, रजस और तमस गुण नहीं है। वस्तुतः ये प्रकृति के गुण नहीं है, अपितु उसके संघटक तत्व हैं। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन प्रकृति और उसके गुणों में द्रव्य गुण भेद नहीं स्वीकार करता है। यहाँ सांख्य दर्शन की मान्यता न्याय वैशेषिक दर्शन की उस विचारधारा के विपरीत है, जिसमें पदार्थ में द्रव्य गुण भेद स्वीकार किया जाता है। तात्पर्य यह है कि सत्व, रजस और तमस द्रव्य रूप ही हैं। ये इसलिए भी द्रव्य हैं क्योंकि सांख्य दर्शन में इनके भी गुणों का विवेचन प्राप्त होता है। सांख्य प्रवचन भाष्य के अनुसार सत्व, रजस और तमस इस अर्थ में गुण हैं कि ये रस्सी के तीनों गुणों के समान पुरुष को बांधने का काम करते हैं। चूंकि ये पुरुष के उद्देश्य साधन में गौण रूप से सहायक हैं, इसलिए भी उन्हें गुण कहा जाता है। अन्य व्याख्या के अनुसार ये इसलिए गुण हैं क्योंकि अकेली प्रकृति विशेष्य है और ये उसके अंदर केवल अवयव रूप में अवस्थित हैं। प्रकृति के संघटक गुणों का ज्ञान अनुमान से होता है। इनके कार्यों से इनकी सत्ता का अनुमान किया जाता है। संसार के सभी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और स्थूल विषय सुख, दुख अथवा मोह उत्पन्न करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति के अनेक नाम प्राप्त होते हैं। इनसे भी प्रकृति को स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। सांख्य दार्शनिक इसे प्रधान कहते हैं क्योंकि यह विश्व का प्रथम मूलभूत कारण है। प्रकृति अव्यक्त भी है क्योंकि इसमें यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप से निहित था। प्रकृति को अजा भी कहते हैं क्योंकि यह अनुत्पन्न है और इसका कोई कारण नहीं है। यद्यपि यह संपूर्ण जड़ जगत का कारण है, किंतु इसका कोई कारण नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को अनुमान भी कहा जाता है। इसकी सत्ता का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से न होकर केवल अनुमान से होता है। यह जड़ है क्योंकि यह मूलभूत भौतिक पदार्थ है। यह अचेतन होने के कारण अविवेकी भी है। यह विषय या जेय है क्योंकि यह पुरुष द्वारा भोग्य एवं जानी जाती है। यह सामान्य है क्योंकि यह संपूर्ण भौतिक जगत में व्याप्त है और यह भौतिक जगत अपने आविर्भाव के पूर्व प्रकृति में ही निहित था। चूंकि प्रकृति अकारण और अनुत्पन्न है, अतः यह नित्य एवं शाश्वत है। यह स्वतंत्र है क्योंकि यह किसी अन्य तत्व पर आश्रित नहीं है। चूंकि संपूर्ण जगत प्रकृति से प्रसूत है, अतः यह प्रसवधर्मी है। उपर्युक्त लक्षणों के कारण प्रकृति का स्वरूप बताते समय कतिपय ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि मानो वह कोई चेतन व्यक्तित्व युक्त सत्ता हो। जैसे प्रकृति स्त्री है, प्रसवधर्मिणी है, वह अत्यंत सुकुमार है, वह गुणवती है, उपाकारिणी है, लज्जाशील है। पुरुष द्वारा देखे जाने पर पुण्य उसके सामने कभी नहीं आती है। सांख्य दर्शन में सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है। संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति में विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं और प्रलय या सृष्टि का विनाश नहीं होता है। प्रकृति में जो अव्यक्त है उसी का व्यक्त होना सृष्टि है। इसी प्रकार सांसारिक पदार्थों का तिरोभाव होना प्रलय है। सृष्टि प्रकृति के विकारों का परिणाम है। सांख्य दर्शन का यह सिद्धांत प्रकृति परिणामवाद कहलाता है। उल्लेखनीय है कि प्रकृति सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है। गुणों की साम्यावस्था प्रलयकालीन अवस्था है। इसमें तीनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हो जाते हैं। साम्यावस्था में सत्व सत्व में, रजस रजस में, तमस तमस में अवस्थित हो जाता है। यह स्मरणीय है कि सांख्य दर्शन प्रकृति को नित्य परिगमनशील मानता है, क्योंकि यदि प्रकृति की गति एक बार भी अवरुद्ध हो जाए तो उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं है। प्रकृति में सर्ग की स्थिति में तो परिणाम होती ही है, उसमें प्रलय की स्थिति में भी परिणाम होता है। साम्यावस्था में प्रकृति में स्वरूप परिणाम होता है। इसमें सत्व गुण का सत्व में, रजस का राजस में और तमस का तमस में परिणाम होता है। यह रजस के कारण संभव होता है। यह स्वभाव से ही चंचल होता है। विरूप परिणाम होने पर महत आदि सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। सृष्टि और प्रलय, गुणक्षोभ और साम्यावस्था। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संबंध से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संबंध को संयोग कहता है।
पुरुष के संयोग से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने पर पहले रजोगुण गतिशील होता है, उससे सत्व और तमस गुण में भी स्पंदन होता है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों गुणों में भीषण आंदोलन उत्पन्न होता है। सांख्य दर्शन इसे गुणक्षोभ कहता है। इसके कारण विरुद्ध परिणाम एवं सांसारिक पदार्थों का आविर्भाव होता है। पुरुष और प्रकृति में संयोग, विकासवाद। परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि चेतन पुरुष और अचेतन प्रकृति विरुद्ध धर्मी है, फिर दोनों में संयोग कैसे संभव है? सांख्य अंधे एवं लंगड़े की उपमा देकर प्रकृति पुरुष संयोग को संभव मानती है। पुनः प्रकृति जेय है, वह ज्ञात होने के लिए पुरुष की अपेक्षा करती है। पुरुष दुःखमय से मुक्त होने के लिए कैवल्य के लिए कैवल्यार्थ प्रकृति की अपेक्षा करती है। दोनों की अपेक्षाएं संयोग को संभव बनाती हैं। पुनः सांख्य दर्शन के अनुसार यद्यपि पुरुष निष्क्रिय है, तथापि वह प्रकृति को उसी प्रकार प्रभावित करती है जिस प्रकार चुंबक लौटे अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के संयोग को संभव मानकर प्रकृति इसे सृष्टि के उद्भव और विकास की व्याख्या करता है। विकास क्रम की प्रक्रिया। सांख्य दर्शन में स्वीकृत विकास क्रम की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व महत यानी बुद्धि है। यह विराट बाह्य जगत इसमें बीज रूप में निहित है। आभ्यंतर दृष्टि से इसे बुद्धि कहते हैं। यह सभी जीवों में विद्यमान होती है। प्रकृति का दूसरा विकार अहंकार है। यह महत तत्व का परिणाम है। अहंकार का लक्ष्य अभिमान है। जीवों की बुद्धि में मैं और मेरा की भावना अहंकार है। सांख्यकारिका में अहंकार के 3 भेद प्राप्त होते हैं, वैकारिक, तेजस और भूतादि। अहंकार से एकादश इंद्रियों एवं पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। वैकारिक अहंकार से एकादश इंद्रियों, मन, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियां की उत्पत्ति होती है। इसमें 10 बाह्य इंद्रियां एवं एक आंतरिक इंद्रिय हैं। भूतादि अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इसे तन्मात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म तत्व हैं। ये पंच तन्मात्र हैं। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। इनका ज्ञान अनुमान से होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग और तन्मात्र सर्ग या भौतिक सर्ग। इस प्रकार प्रकृति से महाभूतों की उत्पत्ति तक विकास के 2 रूप दिखाई देते हैं, प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग और तन्मात्र सर्ग या भौतिक सर्ग। प्रत्यय सर्ग में बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रियों का आविर्भाव होता है। भौतिक सर्ग में पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों का विकास सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के समान ही तन्मय पदार्थ भी अविवेकी विषय अनेक पुरुष के लिए सामान्य अचेतन तथा प्रसवधर्मी है। प्रकृति से उद्भूत एक तत्व कार्य है क्योंकि वे प्रकृति और पुरुष से भिन्न है और उनमें प्रकृति के सभी गुण रहते हैं। सांख्य विकासवाद का विश्लेषण करने पर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। संपूर्ण सृष्टि अपने उद्भव एवं विकास के पूर्व एक मूल कारण में विद्यमान थी। सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति मात्र है। प्रकृति में अव्यक्त तत्वों का व्यक्त होना ही सृष्टि है। सांख्य विकासवाद शक्ति संरक्षण के सिद्धांत को मानता है और भूत तत्व की नित्यता को स्वीकार करता है। इसकी मान्यता है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और जो सत है वह हमेशा सत है। सृष्टि और प्रलय आवर्ती है। सृष्टि और प्रलय एक के बाद एक आते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रकृति में परिवर्तन एक ही दिशा में नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं है, यह सप्रयोजन है। प्रकृति अचेतन होने के बावजूद पुरुष के कैवल्यार्थ और भोगार्थ सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करती है, अतः इसे अचेतन प्रयोजनवाद भी कहते हैं। परंतु सांख्य दर्शन की प्रकृति यांत्रिक की अवधारणा और उसका विकासवादी दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। सांख्य प्रकृति को निर्वैयक्तिक मानता है, परंतु उसके स्वरूप विवेचन से प्रकृति व्यक्तित्ववान सत्ता प्रतीत होती है। पुनः अचेतन प्रकृति और चेतन पुरुष का संयोग संभव नहीं है क्योंकि दोनों विरुद्ध धर्मी हैं। इसीलिए अचेतन प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति, माया अथवा ब्रह्म की ईश्वरीय लीला मानकर वेदांत दर्शन में सांख्य दर्शन को नवीन रूप में स्थापित किया गया है।